हेलो, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो सब? बढ़िया होंगे। चलो ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे थे उसी प्रकार से आगे तो देखते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले कि आपको अगर चैनल सब अच्छा लग रहा है और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने साथियों को भी बताना ताकि अपना कंटिन्यू क्लासेस ऐसे जारी रह सके। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हाँ, एक बात और बताऊँ, कल क्या हुआ था कि देखा था मैंने क्लास रिकॉर्ड करी पूरी, और जैसे क्लास देखी तो फिर ऐसा लगा कि इसमें तो कुछ सही आ ही नहीं रहा, सही नहीं आ रहा, तो फिर क्लास को डिलीट करके फिर नई सिरे से रिकॉर्ड करी। और उसमें क्या देखा कि उसमें तो देखा कि कैमरे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या प्रॉब्लम थी वो तो हम में थी, मतलब कि भगवान ने ऐसा ही बनाया, तो अब वहाँ इतना अच्छा कैसे लग सकता है। तो चलो जो भी है होता रहेगा। परंतु आज अपनी क्लास शुरू करते हैं और इसके विस्तार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी और हड़प्पा सभ्यता की। ये सारी जानकारियाँ और एनसीईआरटी से उठाई गई है, यानी कि आपकी किताब से ही उठाई गई है, परंतु इसके अंदर कुछ और जानकारी भी ऐड कर दी गई है, जिसके कारण आपको जो थ्योरी वगैरह लिखते हो ना प्रश्न की, बहुत बड़े बड़े प्रश्न, तो उसमें आपको बहुत सुविधा रहेगी और बहुत अच्छे से आप कवर कर पाते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा जानकारी डालने की कोशिश करते हैं जब हम बहुत लघुतात्मक या फिर निबंधात्मक प्रश्न करते हैं, तो उसमें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर जानकारी डालते हैं तो उसमें नंबर मिलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण थोड़ा सा हम एडवांस लेके चल रहे हैं ताकि इससे ज़्यादा एग्जामिनर तो क्या ही पूछेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इसके विस्तार के बारे में और प्रजातियाँ या फिर निर्माता कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लेंगे एक ट्रिक लेके आया हूँ आज भी आपके लिए कि प्रभु से अल्प मांगो। अल्प यानी कि थोड़ा मांगना है, प्रभु से ऐसा नहीं भर भर के मांगना। स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति हैं। हम क्या करते हैं कि मंदिर जाते हैं तो कुछ न कुछ मांग जरूर करते हैं भगवान से, कि भगवान मुझे ये दे दो। उसी प्रकार से भगवान से बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगना है, और क्या मांगना है कि बहुत अल्प मांगना है, छोटा सा प्रयास करना है और छोटी छोटी चीज़ें ही मांगनी। तो बस ये तो ट्रिक याद करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो प्रभु से क्या मांगना? अल्प मांगो। प्रभु से अल्प मांगो। ये क्या है? प्रजातियां हैं, प्रजातियां, या फिर बात करें निर्माता, या फिर बात करें निर्माता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे। तो प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, भू से भूमध्य सागरीय, इन्हें द्रविड़ भी कहा जाता था, और इन्हें द्रविड़ कहा जाता था, भूमध्य सागरीय द्रविड़। राखलदास बनर्जी ये कहते हैं कि वास्तविक जो निर्माता थे वो यही थे। कौन कहते हैं? राखलदास बनर्जी। और राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज करी थी बताओ? हाँ मेरे साथ कोई बात नहीं, फोन पे हो तो कोई नहीं, पर एक बार बोलना जरूरी है। तो राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज करी थी? मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। दयाराम साहनी ने किसकी खोज करी थी? हड़प्पा की खोज करी थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब करी थी? मोहनजोदड़ो की खोज करी थी 1 साल बाद, 1 साल यानी 1922 ईस्वी में। अब आते हैं अल्प। अल्प से अल्पाइन, मांगो से मंगोलियाई। अब इसकी कालक्रम की बात करें, यानी निर्माता कौन थे? और राखलदास बनर्जी ये मानते हैं कि भूमध्य सागरीय जो द्रविड़ थे वही वास्तविक निर्माता थे। वास्तविक निर्माता कौन थे? भूमध्य सागरीय द्रविड़ जो लोग थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कालक्रम की बात करें तो आपको ये समझ में आ गया निर्माता या प्रजाति कौन कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर बात करो हड़प्पा सभ्यता। इसको है ना नामकरण की बात करो तो इसको 3 भागों में बांट रखा। अगर मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्राचीन जो नगर खोजा गया था वो था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन नगर था, प्राचीन नगर के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया है। उसके बाद अगर बात करते हो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी सभ्यता को कहा जाता है, और इसका नामकरण सर्वप्रथम किसने करा था? तो रफील मुगल ने इसका नामकरण कर दिया। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का शब्द का उच्चारण किसने करा था सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के लिए? तो रफील मुगल ने करा था। अगर और आगे बात देखें तो सिंधु सभ्यता भी इसे कहा जाता है। सिंधु सभ्यता किसने कहा था सर्वप्रथम? तो जॉन मार्शल ने कहा था। ये निर्देशक थे, किसके थे? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का इन्होंने सर्वप्रथम नामकरण करा था। यानी अगर मैं सिंधु सभ्यता कहूँ, सिंधु घाटी सभ्यता कहूँ या हड़प्पा सभ्यता कहूँ, तीनों जो बात है वो एक ही सभ्यता की बात करें। और सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये सिंधु
नदी के किनारे जितने भी इसके स्थान हैं अधिकतर किससे किनारे खोजे गए, सिंधु घाटी नदी के किनारे खोजे गए, जिसके कारण इसका सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नामकरण कराएं। और इससे पहले की बात करें हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता इसका नामकरण क्यों कराएं, क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में इसकी खोज की गई थी। और किसने करी थी, किसने करी थी, जयराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी थी 1921 में, जिसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम से जाना गया है। अब इसकी बात करें तो विभाजन के समय, विभाजन के समय क्या हुआ था कि सारे जो बड़े बड़े स्थान थे, आपको पता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। तो पाकिस्तान में चले गए, दो ही स्थान थे, रोपड़ और रंगपुर, रोपड़ और रंगपुर। अब रोपड़ का कल ही कराया ना, तो आप बता सकते हो रोपड़ का, रोपड़ है आपके पंजाब और रंगपुर गुजरात। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है। तो रोपड़ का आपके पंजाब, रंगपुर का है गुजरात। तो दो ही स्थान बचे थे, इसके अलावा एक भी स्थान भारत में नहीं बचा था। और ये दोनों स्थान किसके थे, हड़प्पा सभ्यता के थे। बाकी के सारे जो स्थान थे जिन्हें खोजा गया था वो सब चले गए थे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के अंदर चले गए। इसके बाद इस पर जो खुदाई का काम था तीव्र गति से बढ़ा और वर्तमान में भारत में सर्वाधिक विस्तार या फिर बात करें कि सर्वाधिक शहरों या नगरों की खोज की गई है। तो सर्वाधिक विस्तार गुजरात में, और उस समय सिर्फ एक ही स्थान था, रंगपुर गुजरात में था और एक था रोपड़ पंजाब में। पंजाब यानी एक तो पंजाब पाकिस्तान में भी है। हम देखते हैं राजस्थान से ऊपर जो पंजाब है ना, तो पंजाब पूरा एक था। अब क्या हुआ, जब रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी तो इसको आधे से काट दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, ये भी पंजाब है यानी पाकिस्तान का पंजाब है, और ये है वो कहाँ का पंजाब है, ये भारत का पंजाब है। तो अपने भारत में कौन सा, रोपड़ पंजाब जो स्थान है वो अपने भारत में बचा था, और रंगपुर और गुजरात, रंगपुर का है गुजरात में। ये दो ही स्थान अपने भारत में बचे थे। इसके अलावा भारत में कोई भी स्थान नहीं बचा था, सब कुछ चले गए थे पाकिस्तान। निकम्मा है, कमीना है पाकिस्तान का, तो वैसे नाम भी नहीं लेना चाहिए, पर क्या करें, मजबूरी है। चलो आगे देखते हैं कालक्रम की ये सभ्यता है कितनी पुरानी है वास्तविक। तो इसके बारे में हमें जानकारी विशेष है नहीं। क्यों नहीं है कि इसकी जानकारी की बात करें तो कैसे करें, तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, इतिहासकार भी कल्पना ही करते हैं। तो जैसे जैसे कल्पना की जा रही है उसी हिसाब से हम अनुमानित तौर पर इसको देखेंगे। तो पहले देखेंगे कालक्रम की बात करें तो कालक्रम में जॉन मार्शल निर्देशक थे। तो इन्होंने क्या कहा है, 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व की ये सभ्यता है। ईस्वी पूर्व आपको पता है ईस्वी पूर्व कैसे चलता है। ईस्वी पूर्व की बात करें जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको हमने 0 माना है, और यहीं से ऊपर की तरफ बात कर 1 2 3 4 और नीचे की तरफ बात कर 1 2 3 4। तो ये जो ईसा मसीह का जन्म हुआ उसे हमने 0 माना है, और इधर बात कर ईस्वी पूर्व लगता है और इधर ईस्वी लगता है। ये 2 ईस्वी 3 ईस्वी 100 ईस्वी 200 ईस्वी 150 ईस्वी 300 400 500 और अभी वर्तमान में कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो इससे पहले की बात करें तो उसमें उल्टा चलता है, ऊपर की तरफ हमेशा उल्टा चलता है, यानी कि 2 है जो घटना। इधर नीचे की तरफ बात करें तो 2001 2002, तो 2002 नजदीक है, 2001 पुरानी घटना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको 2001 ईस्वी पूर्व 2002 ईस्वी पूर्व 2001 पहले घटित हुई है, सॉरी 2002 है वो पहले घटित हुई है, 2001 है वो बाद में घटित हुई घटना है। तो हम ऐसे समझ ले 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ईस्वी पूर्व लगेगा इसकी तरफ, और इधर नीचे की तरफ उतरेंगे हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करें तो ये होगा आपका निरंतर ईस्वी लगेगा। इसी के साथ अगर NCERT की बात करें, NCERT की बात करें तो ये मानती है, इसके अंदर 2 मत दे दिए गए हैं, सॉरी NCERT ये मानती हैं कि 2500 से लगा के 1800 ईस्वी तक ये घटना घटित हुई है। आपके सिलेबस में 2600 भी दे रखा है कि 2600 ईस्वी पूर्व की ये सभ्यता है। इन सब ने अपने अपने तरीके से इसको विघटन कर रखा है। अब बात करें रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से, तो रेडियो कार्बन जो पद्धति है ये वैज्ञानिक घटना है, वैज्ञानिक पद्धति है, ये सर्वोपरि है, इसका मत सर्वोपरि माना जाता है। और इसका ऐसा माना जाता है कि 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व एक सभ्यता है। और इसकी बात करें तो 2300 से लगा के 1750, यानी 2 मत हैं इसके पास, 2350 से 1750। और बात करें और क्या मत माना है इसने कहा कि 2300 से लगा के 1750 ईस्वी पुरानी भी ये सभ्यता है।
अब रेडियो कार्बन पद्धति से इसकी गणना की कैसे जाती है? तो रेडियो कार्बन पद्धति से इसकी गणना करी जाती है। सिंपल सा है कि जो सजीव है यानी कि शीशा को छोड़कर, कांच को छोड़कर सबके अंदर 2 कार्बन पाए जाते हैं। एक कार्बन 12 और एक है कार्बन 14, दोनों कार्बन पाए जाते हैं। और एक निश्चित सालों के बाद, जैसे 5730 सालों के बाद, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5730 सालों के बाद इनका विघटन हो जाता है। किसका विघटन होता है? इसका, यानी कि मृत्यु तक तो ठीक है, सजीव जो भी प्रजातियां हैं उनके अंदर दोनों कार्बन पाए जाते हैं। C12 भी पाया जाता है, C14 भी पाया जाता है। C12 ये स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर। ये कार्बन पद्धति, इसके अंदर C12 है वो पूरी तरह से स्थिर रहेगा और इसका क्या होता है? हास्य होना प्रारंभ होता है और निरंतर इसका हास्य हो जाता है। ठीक है, 5730 सालों के बाद ये आधा हो जाता है। 5730 सालों के बाद 2 का भाग दे दो इसके अंदर, जैसे यहाँ पे 50 है तो 50 है, इसकी माने 50। तो अब इसको देखो 5730 सालों के बाद ये कितना हो जाएगा? 25। अब फिर 5730 सालों के बाद क्या हो जाएगा? 12.5। अब 5730 के बाद क्या हो जाएगा? और इसके आधे हो जाएंगे। 5730 के बाद क्या होगा? और आधे हो जाएंगे। ऐसे करते करते माइनस में चले जाएंगे, यानी ये पूरी तरह से समाप्त कभी नहीं होंगे, निरंतर चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे और माइनस में बढ़ते रहेंगे। तो हम जो पढ़ते हैं ना कि इतिहासकारों ने ये कल्पना करी है, 1 लाख वर्ष पुराना, 50,000 वर्ष पुराना, 10,000 वर्ष पुराना, जो भी 5,000 वर्ष पुराना, तो उनके पास पीछे ईस्वी लगाया जाता है, यानी इतना पुराना है। तो ये क्यों लगाया जाता है कि 5730 सालों के बाद C14 जो कार्बन है, यानी कि ये कार्बन पद्धति, इसके अंदर हर सजीव के अंदर, यानी कि शीशा को छोड़कर सबके अंदर क्या होता है कि 2 कार्बन पाए जाते हैं। C12 तो स्थिर रहता है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये कितना पुराना है। अब C14 के बाद इससे गणना की जाती है, ये कार्बन है दोनों एक जैसे थे, जैसे ये 50 है, ये भी 50 है, और 50 का तो विघटन होना शुरू हो गया और इसका विघटन नहीं हुआ, तो जिसके कारण हम वापस निरंतर उल्टे चढ़ते हैं तो 50 पे जाके रुक जाते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है C12 है, इससे पता चल जाएगा कि हम कार्बन है वो कितना पुराना है, और इससे हमें पता चल जाएगा कार्बन पद्धति के माध्यम से कि कितना इसका हास्य हुआ है, कितना विघटन हुआ। तो इसके माध्यम से ये हमें पता चलता है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि कितने समय पहले की बात है, जैसे 10,000 5,000 जो भी रहा है। इतिहास में हम बहुत ज़्यादा लंबा काल देखते हैं, तो किसी इतिहासकार ने अपनी मर्जी से कोई भी कालक्रम नहीं बनाया, उसने क्या करा है कार्बन पद्धति के माध्यम से या और किसी अनुमान के तौर पर ही इसको साबित करने की कोशिश करी है। ठीक है, इसके आप चार्ट बना लेना और कल से हम एक बार इसको लिखते रहना साथ साथ में, ताकि आपके बहुत बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे। और कहते हैं कि कछुए की चाल से चलोगे तो आराम से हम इस संघर्ष को जीत जाएंगे, परंतु अगर लंबी लंबी छलांगे लगाएंगे, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी बताने की जरूरत नहीं है, यानी हम निरंतर थोड़ा थोड़ा प्रयास करके हम इस सिलेबस को समेटने की कोशिश करेंगे और निरंतरता जो है अपनी बनी रहेगी, जिसके कारण क्या होगा कि आने वाले समय में हम जरूर पूरे सिलेबस को कवर लेंगे। फिर से एक बार जरूर कहूँगा मैं कि 12वीं का जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट करूँगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कराने का पूरा प्रयास करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर से, आपका दिन शुभ हो।